लड़के लेंगे आजादी, अरे मर के लेंगे अधिकार के लिए और डेयरी को बचाने के लिए सर्व पर केस कर दिया। डबल चार्ज, आपके यहाँ चाहे एक बल्ब जले डबल चार्ज, 24,000 मीटर हमको 8,000 9,000 का खरीदना पड़ता हो तो न बिजली के सवाल पर कोई चर्चा होगी? क्यों नहीं होगी भाई? आप क्यों महंगा बिजली हमको देंगे? क्यों डबल बिजली हमको देंगे? आजाद हिंदुस्तान के से लेकर आज तक कदमन जलाशय योजना पर किन किन नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, अवधेश सिंह जी हो, बहुत सारे इस इलाके के लोग कदमन जलाशय योजना को लेकर के लड़ा। अरे भाई, आप घर तोड़ने के लिए उतावला है, लेकिन जो तनख्वाह है जिनकी, जो आप कई वर्षों से आप जिनकी तनख्वाह को रोक करके जिसके बच्चे ना उम्मीद हो चुके हैं, जिसके बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हो गए हैं, जिसके बच्चे जीने के लिए ललायित हो गए हैं, जिसके बच्चे आत्महत्या पर मजबूर हो गए हैं, आप पहले पैसा क्यों नहीं देते? आप दीजिए, आप जोड़िए कितना पैसा एक कर्मचारी का, कितना पैसा एक पदाधिकारी का है, जिसकी बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, जिसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कौन ऐसा माफिया है? कौन लोग हैं डालमिया नगर और इस इलाके में, डेहरी में, जो सबसे पैसा वाला ताकतवर है, जो जमीन माफिया, जिसके खिलाफ मैं हमेशा बात करता रहता हूँ? भैया, कोर्ट बने चाहे दुनिया में कोई कानून बनता हो, कानून किसके लिए? बगैर जनता का कानून का क्या मतलब? बगैर इंसान के भगवान का क्या मतलब? इंसान है तो भगवान का अस्तित्व है। इंसान को आप मिटाते जाइएगा और कानून बनाते किसके लिए? कानून बनता किसके लिए? पब्लिक का मतलब क्या? गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकार का नौकर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सेवक, ये जनप्रतिनिधि सेवक होता है। यहाँ का सांसद कौन है भाई? आप कितना पैसा खा लिए हैं? यहाँ का एमएलए कौन है भाई? आप कितना पैसा खा लिए हैं? क्या ये आपका राइट नहीं है? क्या ये आपके वोटर नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, आपको ये 1 लाख लोगों की चिंता नहीं है? आपको सासाराम के कदमन जलाशय योजना पानी जहां तक जाता है, क्या उसकी गहरी चिंता नहीं है? क्या औरंगाबाद गया में जो पानी का सवाल है, क्या औरंगाबाद और 2 शहर में पानी जहानाबाद तक, क्या उस पर आपको गहरी चिंता नहीं है? पुनपुन से लेके, कदमन से लेके हमीदनगर तक, हमीदनगर योजना, कदमन जलाशय योजना, ये सारे सवाल आज मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है, हम देखते आ रहे थे। मैंने अपने जिला अध्यक्ष को, कुशवाहा जी को कहा कि भाई आप चारों तरफ से हमको दिखाई, हम देखना चाहते हैं कि बॉर्डर क्या है, आखिर इतने परेशान लोग क्या हैं, अरबों खरबों की जमीन पर किसकी गिद्ध दृष्टि है? कौन है ऐसे लोग जो ये अरबों खरबों की जमीन को लेकर के काम कर रहे हैं? हमने कल रोहतास के जिला उपाध्यक्ष अपने युवा शक्ति के अध्यक्ष से पूछा, हमने अपने माननीय विधायक को कहा कि बेटा आप जाइए, आप बैठिए नहीं और जाकर के इस लड़ाई को देखिए, गोली खाना पड़े तो खाइए, लेकिन जब तक हमें न्याय ना मिले चैन से नहीं बैठिए। हमने इनको पहले भेज दिया, आप जाइए भैया, इनारा मत दीजिए, इनारा भैया, इस हमने पहले भेज दिया। हम रात में 3 बजे आए, डॉक्टर ने हमको कहा कि आपका आंख खराब हो गया, मत जाइए। हमने कहा क्या करें? बोला आपके आंख में चोट लगी, आप ऑपरेट चलते हैं। मुजफ्फरपुर में गैंग के खिलाफ 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मैंने इन लोगों को कहा कि मैं गाड़ी पर नहीं, मैं माँ और बहन के साथ साथ चलूंगा, सब लोग आगे चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा, लेकिन लड़ाई हमारी, ये आवाज है एक सिर्फ हिस्सा। मैं सबसे आग्रह करूंगा, कोई घर में मत बैठिएगा। जब नागा अर्जुन ने क्या कहा था याद है आपको? जब सड़कें सूनी हो जाए तो लोकसभा और विधानसभा गूंगी हो जाती है, और जनता की आवाज बंद हो जाए तो याद रखना, नेता एमएलए एमपी ये कंप्लीट कायर, कमजोर और निपुंसक बन जाता है। इसीलिए जब तक आवाज चलता रहेगा, जब तक मरने की दम होगी, मैं आपको वचन दिया था पहले भी, फिर हमको हमारे लगातार
समीर जी जिस तरीके से लगातार उन्होंने फोन किया, फिर मैंने अपने साथियों को कहा कि आप बैठक करिए। हमारे सारे नेता, डेयरी के जितने लोग हैं, चाहे विनोद जो जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष नेता, सब लोग, विनोद जी, हमने कहा जाइए और एक आदमी को बचाने की बारी आए। हमारे सारे नेता आपके पास बैठे थे। 4 दिनों से हमारे क्रांतिकारी, जिनको आज हमको इनको मार देगा लोग, हम आज इनको आग्रह करेंगे कि आप अनशन तोड़िए और अनशन तोड़ के मरने की जज्बा के साथ हम आपके साथ खड़े होंगे। वैसे मर के क्या होगा? यदि आप मरना चाहते हैं, इन लाखों लोगों के लिए मरने की तैयारी करिए। होगा गोली खाएंगे, मारे गोली जितना मारना है। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा भी हमारे मित्र मिले, वो बच्चे मिले हमसे 2-3 कि पप्पू भैया हमको हमारी जिंदगी, हमारे परिवार को बचा लीजिए। जिस तरीके से उस बच्चे ने हमसे बात की, क्या वो मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता? इसमें मेरी एक एक बेटी है। मेरी यदि यहाँ पर मेरी बेटी खड़ी होती, क्यों कोई MP MLA ये दर्द नहीं समझता है इस माँ की, इस बेटी की? मैं चाहूंगा इस लड़ाई की इतनी आवाज दीजिए ताकि उस न्यायालय को ये समझ में आए यह मामला कुछ और है। मैं आग्रह न्यायालय पर नहीं करूंगा, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायालय से आग्रह करूंगा कि संविधान और कानून के वास्ते आप एक बार हमारी परिस्थितियों को समझें, हमारे दर्द को समझें, हमारी पीड़ा को समझें, हमारे आने वाले भविष्य को समझें, हमारे बच्चों के भविष्य को समझें। हमने जो जीवन दिया है उस जीवन के दर्द को समझें। हमारा बुढ़ापा क्या होगा, हमारे बुढ़ापे के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, हमने जो रीच करना चाहिए। हम लोगों को इस मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट के डबल बेंच में जाना चाहिए। हमें बात करनी चाहिए कि मुझे पहले सुने और हमारे पॉइंटर्स को देना चाहिए। लॉयर में जो पैसे खर्च हो, आपसे लोग पैसा वसूलेंगे। कुछ लोग हैं जो पैसा वसूलने के लिए पागल हैं। आपकी जितनी लड़ाई होगी हाई कोर्ट में, जिस लॉयर को रखना चाहते हैं आप रखिए। पप्पू यादव पैसा देगा लड़ने के लिए, एक भी गरीब आदमी को पैसा नहीं लगेगा। मैं जब तक जिंदा हूं किसी भी कीमत पर किसी को पैसा नहीं लगेगा। मैं भारत में जब तक जिंदा हूं एक भी गरीब बगैर पैसा के नहीं मर सकता। पूरी गरीब की लड़ाई न मैं कोरोना में मरने दिया, न मैं पटना के बाहर में मरने दिया। कभी भी जब कोई हालात होते हैं, किसी भी परिस्थिति में, मैं गरीब और आम आदमी के साथ, दुनिया का भगवान एक तरफ हो जाए, चांद पे दाग लग सकता है, भगवान में देर हो सकता है, लेकिन गरीब के आंसू पहुंचने में पप्पू यादव को 1 सेकंड देर नहीं होगा। हम इसीलिए मैं आपके बेटे की तरह आया हूं। मुझे राजनीति नहीं आती, राजनीति आती तो हम भी दोगलई किए होते, हम भी किसी न किसी गठबंधन के हिस्सा होते, हम भी जात पात की राजनीति करते, हम भी हिंदू मियाँ की राजनीति करते, हम भी मंदिर मस्जिद की राजनीति करते, हम भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करते। हमको बचपन से नहीं आया आज तक ये सब। सिवाय सेवा, सिवाय मदद, सिवाय इंसानियत के, सिवाय आपको भगवान समझे मैंने कुछ नहीं समझा। हर आदमी को मैं भगवान के रूप में देखता हूं। इसीलिए मैं चाहूंगा एक लाइन में नारा हम देंगे और एक लाइन में उस नारा को फॉलो कीजिएगा। पहला नारा हम यहीं देंगे और इसी नारा से आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस नारा के साथ जो आप तय किए हैं जहां जाना, वहां तक हम लोग पैदल चले। और हम सरकार से मांग करते हैं, हम यहाँ के DM साहब, SDO साहब से मांग करते हैं, हमारी भावनाओं को आप आम आदमी तक पहुंचाइए। हमारा आज लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट है। हम संविधान के विपरीत नहीं हैं,
लेकिन हम अपने अधिकार के लिए मरने का जज्बा हमारे भीतर है। हम लड़ना चाहते हैं, हम मरेंगे भी, लड़ेंगे भी, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। भले ही हमारे नेता लोग घर में सोए रहे, मैं जानता हूं हमारे नेता लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। मेरे दल में भी लोग राजनीति करते हैं, उनको मतलब नहीं होता इन सब चीजों से, आम आदमी के सवाल से, जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि हमको आप जो यहाँ के लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कल सुबह पटना आइए, जिस लॉयर को आप चाहिए तय करिए, उस लॉयर के पास जाइए और जो पैसा का खर्च होगा हमसे लीजिए, इसको अविलंब अभिडेट करिए। कल तो कल, परसों नहीं। इसीलिए यह एक प्रोसेस है आज बंद का। दूसरा प्रोसेस होगा यहां से पद यात्रा का। जरूरत पड़ेगी तो टेहरी से पटना हम कूच करेंगे। हमारी आवाज नहीं दबेगी जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। हम सरकार से अपनी मांग लड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेकिन जमीन माफिया को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये बताना चाहते हैं, हम लेकर रहेंगे, हम मर के लेंगे। अरे हक है हमारी, अरे प्यारी प्यारी, अरे हम क्या चाहते, अरे जोर से बोलो, अरे आप भी बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे मैं भी बोलूं, अरे मैया बोले, अरे बेटी बोले, अरे भैया बोले, अरे बहना बोले, अरे बाबू बोले, अरे बेटा बोले, अरे लड़के लेंगे, अरे मर के लेंगे। अरे हक है हमारी, अरे छीन कर लेंगे, अरे लड़के लेंगे आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी, अरे हक है हमारी आजादी। अरे बेटी मांगे आजादी, अरे गरीब मांगे आजादी, अरे वर्कर मांगे आजादी, अरे रोहतास मांगे आजादी, अरे किसान मांगे आजादी, अरे गरीब मांगे आजादी, अरे मजदूर मांगे, अरे डालमिया नगर मांगे आजादी, अरे डेहरी मांगे आजादी, अरे मैया मांगे आजादी, अरे बहना मांगे आजादी। अरे हम क्या चाहते आजादी। अरे जोर से बोल लो आजादी, अरे हिम्मत से बोल लो आजादी, अरे ऊंचा बोल आजादी, अरे जोर से बोल आजादी, अरे मिलकर बोल आजादी, अरे जोर से बोल आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे मर के लेंगे आजादी, अरे छीन के लेंगे आजादी, अरे लड़के लेंगे आजादी, अरे मर के लेंगे आजादी। अरे साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो, अरे साथियों साथ दो, साथ दो, साथ दो। आवाज दो हमें, भैया का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे जिन युवा का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे जिन बेटी का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। अरे जिन किसानों का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। निकलो घर मैदानों से, जंग लड़ो शैतानों से। अरे निकलो घर मैदानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेता माफिया पदाधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नेता पदाधिकारी माफिया गुंडा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो किसान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो कर्मचारी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे जो
करीब से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। डालमिया नगर जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डालमिया नगर आवास बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डालमिया नगर के किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं यही नारा चाहूंगा। और जो लोग जहां खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं, यदि सही में आप लड़ना चाहते हैं तो घर मत लौटिएगा। और आप सब धूप से चिंता करते हैं, माँ धूप में है, आप मर्द नहीं है क्या? चलिए आगे आइए, आइए चलिए, निकालिए आप लोग वहां से निकालिए। आप ही लोग को धूप लग रहा है, चलिए आइए। और मैं एक एक लोगों से कहना चाहूंगा, एक लोग भी वापस नहीं जाइएगा। उधर से भी मरता क्या नहीं करता, यदि जिंदा मर ही जाएंगे तो वैसे ही मरने में क्या दिक्कत है। हम चाहेंगे हमारे नेता आगे आगे यहाँ के साथियों को लेके आगे बढ़े, नारा देते चले। हमारे बीच है, आज इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हिंदुस्तान भर में हम क्या मुंह दिखाएंगे। डालमिया बंद कर दिया गया, क्वार्टर खाली कराया जा रहा है, आज जाए तो जाए कहाँ। इस असहाय अवस्था में पप्पू यादव जी हमारे बीच है, हम लोग मजबूरी से उनके साथ एक लंबी लड़ाई का क्वार्टर खाली किए जाएंगे, ऐसा निर्णय प्रशासन ने लिया हाई कोर्ट के निर्देश पर। एक जो चमन था, पहले तो आप इसको ऐसे समझिए कि रेलवे फैक्ट्री को लेकर के कई बार यहाँ पर शिलान्यास, कई बार ऐसी योजनाएं सरकार की, बिहार सरकार ने भी इतने बड़े औद्योगिक नगरी को पुनर्निर्माण के लिए कई बार पहल किया है, शिलान्यास हुए। तो हम तो पहल उस ओर न बढ़ेंगे कि जब नेताओं के द्वारा, सरकार के द्वारा रेलवे फैक्ट्री की योजना यहाँ है और उसको करने की प्रक्रिया है, तो फिर यह इसके पीछे जो एक माफियाओं की बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। पदाधिकारी और माफिया इतने बेचैन क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी तो मामला लंबित है, लोग गए हुए हैं। दूसरी चीज़, उसी ऑर्डर में कई सारी चीज़ें हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट में ऑर्डर में कि आप सैकड़ों वर्षों के आपने उनको कोई तनख्वाह नहीं दी है, अलाउंस नहीं दिया है, उनकी पूरी ज़िंदगी जिसने अपनी दौड़ पे लगाया, आपने उसको उस एवज में मेहनतनामा लिया, लेकिन आपने उसको कोई भी जो सीआरपीसी के तहत लॉ है एक पदाधिकारी कर्मचारी को मिलने का, उसमें आपने उसको कहीं भी आप रास्ते नहीं दिखाए। आप बार बार जाते हैं ज़मीन को खाली करवाने के अवैध नाम के चीज़ों पर। ये अवैध तो है नहीं, जो कर्मचारी यहाँ हैं उन्हीं के ना मामले क्या कहते हैं, सारी जो बैकलॉग जो उसका बाकी है वो उन्हीं का बाकी है। उसके बाद जो लोग आप इसी में निर्माण करने के लिए जो आप बार बार कहते हैं कि यहाँ डालमिया नगर को स्थापित किया जाएगा, रेलवे को स्थापित किया जाएगा, तो आप इसी के बदौलत बोल रहे हैं। तो लगातार जो ये प्रयास जारी है हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो मुझे लगता है कि हम सही तथ्य या तो रख नहीं पाए या नहीं तो कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है।
तो हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि जो कर्मचारी का भुगतान बाकी है उसको आप पहले दीजिए। जितने पीएफ से लेकर के अलाउंस से लेकर चीज़ें हैं उसको आप सब सामने में लाइए। दूसरी चीज़ जो रेलवे का आप जो आपने शिलान्यास किया उसको आप जो निर्माण करना चाहते हैं, सरकार की मंशा है इस डेयरी को एक बेहतर डेयरी, जिस डेयरी का सपना कभी देखा था सासाराम, पूरे के पूरे 1500-1600 जो क्वार्टर है जिसका आप पूरी समझ लीजिए कि कितना संख्या होती है और कितने लोग, एक बाजार बसा हुआ है उस पर, उसको यदि हम उजाड़ देंगे तो डेयरी का जो चमन है वो तो बिखर जाएगा। तो मेरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग तो जो भी कार्रवाई होती है कर ही रहे हैं। हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि इसमें सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पदाधिकारी को संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि पदाधिकारी महोदय इस चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, संयम इसको दिखाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि डेहरी में जब एक तो ज़मीन नहीं है कहीं पर, जब डेहरी में हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पहले ही माफिया विभिन्न लोगों के हाथ आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया, आप माफियाओं को दे दिया। छोटे छोटे माफियाओं को आप एकदम समझिए कि पौने दाम में आपने सब कुछ बेच दी। तो डेयरी की ज़िंदगी तो आपने माफियाओं के हाथ में दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अच्छा यहाँ के नेताओं की भूमिका डेयरी के पक्ष में क्यों नहीं है? नेता यहाँ के सांसद, एमपी, मंत्री संतरी डेयरी को लेकर के, जिस डेयरी से औद्योगिक नगरी जिसको एशिया में मैं समझता हूँ कि डेयरी का नाम एशिया में सबसे ऊंचा था, बिहार में डेयरी से हमको गर्व होता था और सासाराम की पहचान डेयरी से थी। और डेयरी रेलवे स्टेशन दुनिया जानती है, सासाराम नहीं जानता है। दुनिया की सारी एक्सप्रेस डेयरी में रुकती है और डेयरी के ज़िंदगी को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं। तो हम डेयरी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें आप सब लोग सहयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक आप हमको मोहलत दीजिए। इस बीच में सरकार से भी हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। लगातार सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से ज़रूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठना भी पड़ेगा। पूरे परिवार को लेकर के तो हम जनता सरकार के सामने बैठेंगे, लेकिन लाठी का कोई सॉल्यूशन नहीं है और तोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि 2 तारीख को इस तरह के जबरन तोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए और डेयरी को बचाने के लिए सर्वस्व त्यागेंगे। दूसरा चीज़,